देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य अब ऐसे नेता के हाथों में है जिनका नाम शायद आपने पहले कभी इतनी गंभीरता से नहीं सुना होगा। लेकिन आज वही नेता भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। आखिर प्रहलाद जोशी कौन है? उनकी पढ़ाई कितनी है? क्या उन्होंने कभी शिक्षक के रूप में काम किया? प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा जैसे सबसे संवेदनशील मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें ही क्यों सौंपी? और क्या वे पेपर लीक, नीट विवाद और शिक्षा व्यवस्था की बड़ी चुनौतियों का समाधान कर पाएंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रहलाद जोशी की ए टू जेड पूरी कहानी, जिसमें जानेंगे उनका बचपन, परिवार, शिक्षा, राजनीतिक सफर, उनकी उपलब्धियां, विवाद और अब शिक्षा मंत्री बनने के बाद उनके सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात भी बताऊंगी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कौन है भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी? विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ और आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसके कंधों पर अब भारत के करोड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की। दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, पेपर लीक और छात्रों के भरोसे जैसे मुद्दे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गए। ऐसे माहौल में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। ये जिम्मेदारी उन्हें पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दी गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रहलाद जोशी कौन है? क्या वे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? उनकी पढ़ाई क्या है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय में उन पर भरोसा क्यों जताया? दोस्तों, प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन से लेकर संसद और केंद्र सरकार तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अपनी शांत कार्यशैली, प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के भरोसेमंद नेताओं में शामिल रहे हैं। आज वे सिर्फ एक राजनेता नहीं हैं, बल्कि ऐसे मंत्री हैं जिनके सामने भारत की शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अगले चरण को आगे बढ़ाने और परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि प्रहलाद जोशी देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। बचपन, परिवार, पढ़ाई और राजनीति की शुरुआत विस्तार से। दोस्तों, किसी भी बड़े नेता की पहचान केवल उसके पद से नहीं होती, बल्कि उसके संघर्ष और सफर से होती है। इसीलिए अब जानते हैं कि आखिर प्रहलाद जोशी का शुरुआती जीवन कैसा रहा। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ। वे एक सामान्य परिवार से आते हैं। बचपन से ही उनका स्वभाव शांत, अनुशासित और समाज के प्रति संवेदनशील बताया जाता है। जिस वातावरण में वे बड़े हुए, वहाँ शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक भागीदारी को महत्व दिया जाता था। इसी माहौल ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा धारवाड़ और हुबली के स्थानीय विद्यालयों से पूरी की। पढ़ाई के दौरान वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। आगे चलकर उन्होंने श्री कदासिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज, हुबली से बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए) की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यों और संगठनात्मक गतिविधियों में अधिक समय देना शुरू किया। युवावस्था में उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से हुआ। संघ में काम करते हुए उन्होंने अनुशासन, संगठन और समाज सेवा के बारे में गहराई से सीखा। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीतिक यात्रा की मजबूत नींव बना। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उस समय भाजपा आज जितनी बड़ी पार्टी नहीं थी। पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों से जुड़ना पड़ता था। प्रहलाद जोशी ने भी वर्षों तक जमीनी स्तर पर काम किया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें धीरे-धीरे बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू किया। यही कारण है कि वे सिर्फ चुनाव जीतने वाले नेता नहीं,
बल्कि संगठन से निकलकर आगे बढ़ने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। दोस्तों, किसी भी नेता की असली ताकत केवल भाषण नहीं होती, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संगठन में किया गया काम होता है। प्रहलाद जोशी की कहानी भी इसी बात का उदाहरण मानी जाती है। अब सवाल ये है कि एक साधारण कार्यकर्ता से वे संसद तक कैसे पहुंचे? उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव कैसे जीता और मोदी सरकार तक उनका सफर कैसे पहुंचा? एक साधारण कार्यकर्ता से संसद तक का सफर, विस्तार से। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि प्रहलाद जोशी का बचपन कैसा था, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की और राजनीति में उनकी शुरुआत कैसे हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर एक साधारण कार्यकर्ता देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में कैसे शामिल हो गया? यही वह दौर था जब प्रहलाद जोशी ने अपने राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। वे बड़े बड़े मंचों से भाषण देने से ज्यादा संगठन को मजबूत करने पर विश्वास रखते थे। यही कारण था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भरोसा धीरे धीरे उन पर बढ़ता गया। संगठन में लगातार मेहनत करने के बाद उन्हें कर्नाटक भाजपा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी का विस्तार किया और अपनी पहचान एक मेहनती तथा अनुशासित नेता के रूप में बनाई। पहला लोकसभा चुनाव साल 2004 में भाजपा ने उन्हें कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। उन्होंने चुनाव लड़ा और जनता का विश्वास जीतकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी लगातार धारवाड़ से लोकसभा चुनाव जीतते रहे। लगातार 5 बार सांसद चुना जाना यह दिखाता है कि उनके क्षेत्र के लोगों ने उन पर लगातार भरोसा जताया है। संसद में उनकी भूमिका। संसद में प्रहलाद जोशी की पहचान एक ऐसे नेता की रही जो कम बोलते हैं लेकिन तैयारी के साथ अपनी बात रखते हैं। वे कई संसदीय समितियों का हिस्सा रहे और प्रशासनिक मामलों पर सक्रिय रूप से काम करते रहे। उनकी कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि वे विवादों से दूर रहकर संगठन और सरकार के काम पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि भाजपा नेतृत्व ने समय समय पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। मोदी का भरोसेमंद चेहरा कैसे बने? जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जिनकी पहचान ईमानदार, मेहनती और प्रशासनिक रूप से सक्षम नेताओं की थी। प्रहलाद जोशी भी उन्हीं नेताओं में शामिल थे। उनकी संगठनात्मक क्षमता, संसद का अनुभव और विभिन्न मंत्रालयों में काम करने की शैली ने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद मंत्रियों में जगह दिलाई। यही कारण है कि जब शिक्षा मंत्रालय में नई जिम्मेदारी देने का समय आया तो सरकार ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार में उन्हें कौन कौन से मंत्रालय मिले, उन्होंने उन मंत्रालयों में क्या काम किया और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं? मोदी सरकार में प्रहलाद जोशी की जिम्मेदारियां और उपलब्धियां विस्तार से। दोस्तों, किसी भी नेता की असली पहचान केवल चुनाव जीतने से नहीं होती, बल्कि उसे मिली जिम्मेदारियों को वह कितनी ईमानदारी और कुशलता से निभाता है। अब जानते हैं कि मोदी सरकार ने प्रहलाद जोशी पर बार बार भरोसा क्यों जताया। साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सरकार बनाई, तब प्रहलाद जोशी को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। यह मंत्रालय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी संसद के दोनों सदनों का काम सुचारू रूप से चलाने, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय बनाने और सरकार के विधेयकों को आगे बढ़ाने की होती है। प्रहलाद जोशी ने इस भूमिका में कई महत्वपूर्ण सत्रों के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच संवाद बनाए रखने का प्रयास किया। संसद में कई अहम विधेयकों और चर्चाओं के दौरान उनकी भूमिका चर्चा में रही। इसके साथ ही उन्हें कोयला मंत्रालय और बाद में खान माइंस मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई। इन मंत्रालयों में उनका ध्यान देश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कोयला उत्पादन में वृद्धि और खनन क्षेत्र में सुधारों पर रहा। सरकार का कहना रहा कि इन प्रयासों से देश में ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने में मदद मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी। इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार उन्हें एक ऐसे मंत्री के रूप में देखती है जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, हाल ही में जब शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हुआ तब प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ये जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है जब देश में परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, डिजिटल शिक्षा और नई शिक्षा नीति जैसे विषय राष्ट्रीय बहस के केंद्र में हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी छात्रों का भरोसा मजबूत करना, प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाना, नई शिक्षा नीति एनईपी के प्रभावी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार की गति बनाए रखना। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी शिक्षा मंत्री का काम अकेले फैसले लेना नहीं होता। शिक्षा से जुड़े कई निर्णय केंद्र सरकार, राज्यों, शिक्षा विशेषज्ञों और विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर लिए जाते हैं। इसीलिए आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रहलाद जोशी इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के करोड़ों छात्र उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। क्या वे शिक्षा व्यवस्था में वह बदलाव ला पाएंगे जिसकी लंबे समय से मांग हो रही है? नए शिक्षा मंत्री से देश के करोड़ों छात्रों की क्या उम्मीदें हैं? दोस्तों, किसी भी शिक्षा मंत्री की सफलता केवल उनके पद से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उनके फैसलों का असर छात्रों, शिक्षकों और पूरे शिक्षा तंत्र पर कितना पड़ता है। इसीलिए अब बात करते हैं उन उम्मीदों की जो आज देश के करोड़ों छात्र नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से लगाए बैठे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव हुए हैं। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू हुई, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बदलाव किए गए और उच्च शिक्षा में कई नई पहल शुरू की गई। लेकिन इसके साथ साथ कई चुनौतियां भी सामने आईं। सबसे बड़ी चिंता रही परीक्षाओं की पारदर्शिता। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने छात्रों का भरोसा कमजोर किया। लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो उनका मनोबल भी प्रभावित होता है। यही वजह है कि अब छात्रों की पहली उम्मीद है कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध हो। यदि कहीं गड़बड़ी हो तो उस पर तेजी से कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। दूसरी बड़ी उम्मीद नई शिक्षा नीति एनईपी के प्रभावी क्रियान्वयन की है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को रटने की बजाय समझ आधारित शिक्षा देना, कौशल विकास पर जोर बढ़ाना और शिक्षा को अधिक लचीला बनाना है। अब यह देखना होगा कि नए शिक्षा मंत्री इन सुधारों को कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तीसरी उम्मीद डिजिटल शिक्षा को और मजबूत बनाने की है। आज भी देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइस और डिजिटल संसाधनों की कमी है। यदि इन क्षेत्रों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचती हैं तो लाखों छात्रों को समान अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा मंत्री अकेले पूरे शिक्षा तंत्र को नहीं बदल सकते। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय, शिक्षक, छात्र और विभिन्न संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन एक सक्षम नेतृत्व सुधारों की दिशा और गति तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब पूरे देश की नज़र इस बात पर होगी कि प्रहलाद जोशी अपने अनुभव और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और क्या वे छात्रों का विश्वास पहले से अधिक मजबूत बना पाते हैं। समापन तो दोस्तों, यह थी भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की A to Z कहानी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल लीगल डायरी बाय मिथिलेश को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि प्रहलाद जोशी भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला